वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हैबिटेट्स को हमने कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे प्लांट्स और एनिमल, दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वही उनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होता है। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का, आप बताएंगे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डिजर्ट, कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन रीजन। अब अगर आपको ना समझ आए कोस्टल रीजन क्या है, तो समुद्र के किनारे का जो इलाका होता है वही होता है कोस्टल एरिया। अब एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऐसे प्लांट और एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो वो लैंड उनके लिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, कोस्टल और माउंटेन रीजन। दूसरी साइड में ऑन अदर हैंड एस हैबिटाट प्लांट और एनिमल का ऑन द अदर हैंड ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में रहेंगे, ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो वाटर में रहेंगे वो उनका क्या कहलाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट कहलाएगा। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उनको हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब एक्वेटिक हैबिटेट्स का एग्जांपल आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लेक्स, रिवर, झील, नदियाँ, ओशियन, सागर, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स के। हमने देखा कि एक लार्ज वेरिएशन आपको देखने को मिला किसके किसके बीच में, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में फॉरेस्ट आया, ग्रासलैंड आया, डिजर्ट आया, कोस्टल माउंटेन रीजन्स आए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पर भी होंगे उनके बीच में आपस में बहुत सारे वेरिएशंस होंगे। हमने पढ़ लिया कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। अब हम जानेंगे कि बायोटिक किसको कहते हैं और एबायोटिक किसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स और एनिमल जो लिविंग होते हैं, किसी हैबिटेट में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं तो वो कहलाएंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे जैसे कि प्लांट और एनिमल, उस हैबिटेट को हम कहेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट। क्या कहेंगे? बायोटिक कॉम्पोनेंट। और नॉन लिविंग थिंग्स से जैसे कि रॉक्स, सॉइल, एयर और वाटर आपस में मिलकर अगर हैबिटेट बनाएं तो वो उनको हम क्या कहेंगे? एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। जैसे अगर हम किसी कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पे जो ह्यूमंस होंगे, वहाँ के जो प्लांट्स होंगे उस कॉलोनी के, या वहाँ के जो एनिमल्स होंगे, उनको हम कहेंगे बायोटिक कॉम्पोनेंट। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी जैसे कि वाटर होगा, एयर होगा, सॉइल होगा, हमारा बेड होगा, मार्कर होगा, टेबल होगा, चेयर होगा। तो इन सब को क्या कहेंगे? एबायोटिक कॉम्पोनेंट। आई होप क्लियर है। बायो का मतलब ही होता है लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। अब एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि चलिए बताइए जो सनलाइट है और जो हीट होती है वो बायोटिक कंपोनेंट है या एबायोटिक। एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ये जो आपको बताना है कि ये जो सनलाइट है और हीट है ये बायोटिक कंपोनेंट है कि एबायोटिक। हमारा आंसर होगा एबायोटिक कंपोनेंट। सनलाइट, ये सन से जो रेज आती हैं और जो हीट होती है वो एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है, नॉन लिविंग होता है, उसमें कोई जान नहीं होती। हमने देखा कि कुछ प्लांट जो है वो सीड से ग्रो करते हैं, तो क्या ये जो सीड से प्लांट्स ग्रो किए उन पर एबायोटिक फैक्टर्स का कोई इफेक्ट होगा? मतलब सीड से प्लांट्स के ग्रो करने में, यंग प्लांट्स के ग्रो करने में क्या उस पर एबायोटिक फैक्टर का कोई इफेक्ट होगा? आइए देखते हैं होगा या नहीं होगा। इसके लिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को हम देख लेते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में जो एक्टिविटी हुई थी आप उसको रिकॉल करिए। हमें क्या करना है? हमें मूंग और चने की सीड से स्प्राउट बनाना है, उसको अंकुरित करना है। अगर एक सीड से स्प्राउटिंग होने लगे, वो अंकुरित होने लगे, तो उसी को हम कहते हैं जर्मिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सीड टर्न इनटू स्प्राउट, इट इज नोन एज जर्मिनेशन। सीड से स्प्राउट्स का बनना कहलाता है जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन होने का मतलब होता है कि न्यू प्लांट्स के लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, नए प्लांट्स के लाइफ की बिगनिंग स्टार्ट हो गई है। अब
ये रही बात। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कुछ ड्राई मूंग के सीड्स लेने हैं, कुछ ड्राई सूखे हुए मूंग के सीड्स लेने हैं और उनमें से 20 to 30 सीड्स को अलग एक साइड में रख देना है। बाकी जो सीड्स हैं उनको आपको सोक करना है, भिगाना है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए आपको वाटर में क्या करना है, भिगा देना। आपको बहुत सारे मूंग के ड्राई सीड्स लेने हैं। सीड्स लेने के बाद उसमें से जितने भी सीड आपने लिए उसमें 20 से 30 सीड आपने सेपरेट कर दिया, अलग रख दिया। बाकी जो थे उनको आपने वाटर में डिप कर दिया, सोक कर दिया। और क्या किया, अब जो सोक्ड सीड थे जिनको आपने पानी में डुबाया, इनको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। इतना क्लियर होना चाहिए, हमने जितना भी ड्राई सीड लिया था उसमें 20 से 30 सीड एज इट इज सेपरेट कर दिया, ड्राई का ड्राई ऐसे ही सेपरेट कर दिया। बाकी जो सीड्स थे उनको हमने वाटर में सोक्ड किया। अब जितना भी वाटर में सोक्ड सीड है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया वाटर में 3 to 4 डेज। सबमर्ज क्या होता है, आपको अगर पानी में डुबा दिया जाए, बिल्कुल बाहर ना आने दिया जाए, गले तक पानी आपके हो, उसको कहेंगे सबमर्ज। मतलब आप उसमें डूब चुके हुए, बाहर आपका कोई भी सरफेस ना दिख रहा हो, उसको हम कहते हैं सबमर्ज। मतलब अब जो इन्होंने वाटर में सोक्ड किया था सीड्स, उनको 4 पार्ट वाटर से बाहर निकाल के उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उनका एक पार्ट जो है उसको 3 to 4 डेज के लिए पानी में डुबा के रखा, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं। और जो ड्राई सीड्स हैं, जो 20 to 30 सीड हमने अलग किए थे ड्राई सीड, उनको तो बिल्कुल छूना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। एंड दो सबमर्ज इन वाटर। और 3 पार्ट्स, और ये जो 4 पार्ट्स का 3 पार्ट रह गए हैं उसको वाटर में सबमर्ज कर देना है। हुआ क्या, हमने बहुत सारे सीड्स लिए, 20 to 30 सीड जो है एज इट इज जो है अलग रख दिया। बाकी जो सीड्स थे उनको पानी में सोक्ड किया, पानी से बाहर निकाल के उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। उनका जो एक पार्ट था उसको हमने पानी में एकदम डुबा के रखा, सबमर्ज करके रखा। बाकी जो 3 पार्ट्स थे उनको हमने क्या किया, उनको वाटर में सोक्ड किया। बस इतना उसमें पानी डाला कि बस काम चल सके, ज़्यादा पानी नहीं डाला। अब जो सोक्ड सीड थे वो 3 पार्ट्स में भी बचे हुए हैं, तो एक पार्ट को हमने सनी रूम में रखा, मतलब जहाँ से थोड़ी बहुत धूप आती हो। दूसरे पार्ट को हमने कम्प्लीटली डार्क वाले रीजन में, जैसे कबर्ड के अंदर, अलमारी के अंदर छिपा कर रख दिया, बिल्कुल धूप ना आने पाए, बिल्कुल भी धूप आने ना पाए। और जो लास्ट वाला 3rd वाला पार्ट बचा उसको हमने क्या किया, एकदम कोल्ड सराउंडिंग में, फ्रीजर में ले जाकर रख दिया। अब उसके बाद इन सब को से इनफ रेफ्रिजरेटर आया आइस सराउंडिंग, मतलब इसको फ्रीजर में आइस में ले जाके रख दिया। और जो डूबे हुए थे उनको हम डेली निकालेंगे, धुलेंगे और फिर से वैसे रख देंगे। जब ऐसा आप करते हैं तो आप क्या देखते हैं, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, कुछ दिनों के बाद आप नोटिस करोगे कि ये जो 5 तरीके से हमने डिफरेंट तरीके से जर्मिनेशन कराया, इनमें क्या देखने को मिला। डू यू फाइंड स्लोअर आर नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, क्या इनमें से कोई ऐसा मिला आपको कि कहीं वहाँ बहुत स्लो जर्मिनेशन हुआ या जर्मिनेशन हुआ ही नहीं। तब आपको पता चलेगा कि जो एबायोटिक फैक्टर हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट और हीट, इन सब का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के ग्रोथ में। इसका आंसर नहीं बताया गया है, हम बता देते हैं कि जो हमने ड्राई सीड्स रखा था, 20 to 30 सीड जो अलग रखा था ड्राई सीड, उसमें तो जर्मिनेशन होगा नहीं क्योंकि उसको तो वाटर मिला ही नहीं। बिना मॉइस्चर के सीड के जर्मिनेशन नहीं होता है, तो वो तो जर्मिनेट नहीं हुआ। अब 4th पार्ट में जो हमने एक कम्प्लीटली सोक्ड किया था, अब उसमें पानी बहुत ज़्यादा है तो वो सड़ जाएगा। और अगर नहीं सड़ा, सपोज दैट बच भी गया, तो आप जब उन सीड्स को बाहर निकालोगे वाटर से तो उनसे स्टिंक होगा, वो बदबू आएगी उसमें। और बाकी जो बचे 3rd हैं जो हमने एक रेफ्रिजरेटर में रखा था, फ्रीज कर दिया था, तो वो तो इनएक्टिव हो जाएगा, उसमें जर्मिनेशन हो गए नहीं। जो लाइट वाले एरिया में रखा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होगी तो उससे भी जर्मिनेशन नहीं होगा। लेकिन जो डार्क रीजन में हमने रखा उससे कम्प्लीटली और बहुत अच्छे से जर्मिनेशन होगा। इट मीन्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि एयर, वाटर, लाइट, हीट, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट के जर्मिनेशन से। और ये सब जो होते हैं वाटर, एयर, लाइट, हीट, ये सब कैसे फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर। इट मीन्स एबायोटिक फैक्टर का बायोटिक फैक्टर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अगर एक दिन हमको खाना ना मिले, दूसरे दिन
हम परेशान हो जाएंगे। फूड हमारे लिए नॉन लिविंग है लेकिन हम उस क्या है, लिविंग है, मतलब बायोटिक पे इफेक्ट एबायोटिक डाल रहा है। अगर हमें 2-3 दिन तक प्यासे ही रहें, पानी ना मिले, हमारी क्या कंडीशन होगी। वाटर जो है वो एबायोटिक है, हम बायोटिक हैं। इट मीन्स एबायोटिक ने बायोटिक पर अफेक्ट डाला है। बायोटिक पर हमेशा एबायोटिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट डालता ही डालता है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमारा रह गया था वो ये है, फ्लो चार्ट में बना हुआ है कि एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है। क्या इसमें जो इतना बड़ा सा ये सब दिया गया है इसके थ्रू ये आपको बताना चाह रहे हैं कि एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि अगर थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी में कोई चेंज हो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो थोड़े टाइम के लिए चेंज करता है, थोड़ा सा चेंज अब थोड़े टाइम के लिए करता है, तो क्या करता है, क्यों किया उसने, क्योंकि उसके सराउंडिंग में चेंज हुआ, और सराउंडिंग में चेंज हुआ तो अपने जो है बॉडी को उस चेंज के अकॉर्डिंग करने के लिए उसने बॉडी में भी अपने क्या किया, चेंज किया। हुआ क्या, सपोज दैट आप जिस जगह रहते हो उसके सराउंडिंग में चेंज हो तो आप थोड़े टाइम के लिए अपनी बॉडी में भी चेंज कर लो। क्यों चेंज कर लो, क्योंकि सराउंडिंग में चेंज हुआ। अगर हमने चेंज नहीं किया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसी को हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है, और शॉर्ट सम चेंज हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, क्यों, जिससे आप एडजस्ट कर सको अपने आप को सराउंडिंग में चेंज जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग। उसी को हम कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि अगर हम प्लेन एरिया में रहते हैं और हम अचानक से माउंटेन वाले हिली एरिया में चले जाएं, फिर वहाँ क्या होगा, हमको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने लगेगी, हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो गैसेज हैं उनका प्रेशर उतना ही रहता है। तो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा लगने लगता है, तो हमको ब्रीदिंग की रेट फास्ट करनी पड़ती है। दूसरा एग्जांपल इन्होंने बताया फिजिकल एक्सरसाइज। अगर आप नॉर्मली घर में लेटे रहते हो, बैठे रहते हो और अचानक से कुछ दिन के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करने लगो, क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। मतलब आप नॉर्मली फास्ट ब्रीदिंग नहीं करते थे, लेकिन जब आप फिजिकल एक्सरसाइज किए तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, और जैसे ही आपने फिजिकल एक्सरसाइज को स्किप किया आपकी ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो गई। आप नॉर्मली प्लेन एरिया में रहते थे, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल थी, जैसे आप माउंटेन पे क्लाइंब किए आपका ब्रीदिंग रेट हाई हो गया, फास्ट हो गया, और फिर से जैसे माउंटेन से प्लेन एरिया में आए आपकी ब्रीदिंग रेट स्लो हो गई। मतलब सराउंडिंग के अकॉर्डिंग थोड़े टाइम के लिए आपकी बॉडी में चेंज हुआ, इसी चेंज को हमने क्या बोला, एक्लीमेटाइजेशन। अब आप कहोगे कि मैम फिर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडेप्टेशन एंड एक्लीमेटाइजेशन। तो जो एडेप्टेशन होता है वो एक परमानेंट चेंज होता है, लेकिन जो एक्लीमेटाइजेशन होता है वो एक टेम्परेरी चेंज होता है। जो एडेप्टेशन होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, लेकिन जो एक्लीमेटाइजेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जो एडेप्टेशन होता है उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के लिए होगा, लेकिन एक्लीमेटाइजेशन में जो चेंज हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए हो सकता है वो सिर्फ एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हो। कैसे, एडेप्टेशन में मतलब ऐसे समझिए कि सीज़न में चेंज। क्या ऐसा होता है कि आज जो है विंटर सीजन है कल समर सीजन हो जाए, नहीं। अगर विंटर है तो 3 to 4 मंथ विंटर सीजन रहेगा, अगर समर सीजन है तो 3 to 4 मंथ समर सीजन रहेगा। तो मतलब समर सीजन से आप रिलेट कर सकते हो एडेप्टेशन से, और आपके माइंड स्विंग्स जो करते हैं, मूड चेंज से आप रिलेट कर सकते हो एक्लीमेटाइजेशन से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक आ जाता है ए जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट्स पढ़ लिए और उनके एग्जाम्पल्स देख लिए। अब जो एग्जाम्पल्स देखे उनको थोड़ा सा हम इलेबोरेट करके एक्सटेंड करके पढ़ेंगे। हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में एक एग्जाम्पल देखा था डिजर्ट का। चलिए डिजर्ट पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि हमने ये डिस्कस कर लिया है कि डिजर्ट्स में जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो उनको कैसे अफेक्ट करते हैं। डिजर्ट वाले एरिया में जो कैमल होता है उसका एडेप्टेशन कैसे होता है, लेकिन बाकी सारे एनिमल्स और प्लांट्स का जो क्या, लेकिन जो डिजर्ट में रहते हैं, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हमने पढ़ा था कि जो कैमल्स होते हैं उनमें स्वेटिंग नहीं होती है, वाटर लॉस मिनिमम होता है। अगर एक बार जो है
कंप्लीट अच्छे से वाटर ड्रिंक कर लिया तो 15 डेज तक उनको वाटर की नीड नहीं होती है। उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं जिससे सैंड की हीट से वो खुद को बचा सकें। उनके टो सॉफ्ट होते हैं, गद्देदार पैर होते हैं जिससे वो सैंड में चल सकें। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये सब जो अदर एनिमल्स हैं, अदर प्लांट्स हैं, उनमें भी होंगे? तो नहीं, जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी प्लांट्स होंगे डिजर्ट में, उनमें जो एडेप्टेशन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे डिजर्ट से जो एनिमल जैसे कि रैट और स्नेक्स, अब क्या डिजर्ट एरिया में सिर्फ कैमल तो होगा नहीं, वहाँ पे रैट भी होंगे, वहाँ पे स्नेक्स भी होंगे, तो क्या उनमें भी वैसे ही लॉन्ग लेग्स होंगे जैसे कैमल में होते हैं? द आंसर इज नो, नहीं, उनमें लॉन्ग लेग्स नहीं होते जैसे कैमल में होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास लॉन्ग लेग नहीं है, दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, डिजर्ट में हॉटनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस इंटेंस हीट से बचने के लिए वो क्या करेंगे? बरो डीप इन द सैंड, सैंड में, बालू में बहुत अंदर तक गड्ढा करके उसमें जाके छिप जाएंगे और ये एनिमल तब बाहर आएंगे जब रात हो जाएगी और मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा। मैंने बताया था कि राजस्थान में डिजर्ट एरिया में दिन के टाइम में जितनी ज़्यादा हॉटनेस होती है, ड्यूरिंग नाइट टाइम उतनी ज़्यादा कूलनेस होगी, उतना ज़्यादा ठंडक होगा। तो दिन के टाइम पे ये रैट और स्नेक्स बिल के अंदर जाके छिप जाएंगे और जैसे ही रात आएगी ये बाहर आ जाएंगे अपने फूड के लिए। फिर क्या हुआ? कुछ आपको प्लांट्स भी दिख रहे हैं टिपिकल जो डिजर्ट में ग्रो किए हुए हैं। यहाँ देखिए, डायग्राम देखिए, यहाँ पे कुछ प्लांट्स आपको दिख रहे हैं जो डिजर्ट्स में ग्रो हुए हैं। अब हमने कैमल, रैट और स्नेक्स में किस तरीके से अडेप्टेशन हुआ ये तो बात कर ली। अब प्लांट्स के बारे में भी जान लेते हैं कि डिजर्ट्स में जो प्लांट हैं वो कैसे ग्रो करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक्टिविटी में क्या है? एक्टिविटी में क्या हुआ है कि एक पॉट लिया गया, पॉट लाया गया, एक पॉट में कैक्टस का प्लांट लगाया गया, दूसरे पॉट में हम लोग अपने एरिया से प्लांट ले गए, लीफी प्लांट लगाए। अब दोनों प्लांट्स जो थे उनके लीफ को एक पॉलीथीन के बैग से हमने टाई कर दिया और थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे ही क्या किया? लीप कर दिया। फिर हम क्या देखेंगे? अगर हम थोड़े टाइम के लिए उसको ऐसे रहने देंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि लीव्स द पॉटेड प्लांट इन सन। अब उनको हमने सन में कुछ देर तक रहने दिया, फिर हम क्या देखेंगे? हमको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा और वो डिफरेंस किस में होगा? अमाउंट ऑफ हीट कलेक्टेड इन बोथ पॉलीथीन बैग्स। हम देखेंगे कि जो प्लेन एरिया वाला प्लांट है, मतलब हमारे एरिया का, हम जो अपने घर से प्लांट ले गए थे उसमें जो पॉलीथीन लगी थी उसमें वाटर ज़्यादा कलेक्ट होगा, लेकिन जो प्लांट हम राजस्थान से ले आए डिजर्ट वाले एरिया से, उसमें जो हमने पॉलीथीन बैग टाई की थी उसमें वाटर का कलेक्शन कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिजर्ट्स में जो प्लांट होते हैं उनमें वाटर लॉस क्या होगा? मिनिमम होगा, और वाटर लॉस मिनिमम होगा। इसी प्रोसेस को तो क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन, मतलब द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। लीफ के सरफेस से जो वो प्लांट्स की बॉडी में एक्सेस वाटर होते हैं उनका रिमूवल, बाहर निकलना, यही तो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेन एरिया में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ कि डिजर्ट वाले एरिया में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ? हम बताएंगे प्लेन एरिया में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ। आगे आप ये भी बताएंगे कि जो डिजर्ट एरिया में प्लांट्स होते हैं उनमें लीफ होती नहीं, लीफ एब्सेंट होती है। अगर सपोज दैट कभी होगी भी तो बहुत स्मॉल होगी, और वो किस फॉर्म में होगी? स्पाइंस के फॉर्म में, थॉर्न्स के फॉर्म में, कांटों के फॉर्म में होगी। और क्यों होगा? जिससे वाटर लॉस मिनिमम हो सके। जब लीफ रहेगी ही नहीं, लीफ की जगह पे कांटे आ जाएं या लीफ बहुत छोटी हो जाए तो वाटर लॉस मिनिमम होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो लीफ से ही हो रहा है और लीफ है ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा? याद रखना कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, फिर आप क्वेश्चन पूछोगे मैम कैक्टस में हमने लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स तो देखे हैं, तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में लीफ नहीं बल्कि क्या होते हैं? स्टेम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैम अगर लीफ नहीं है तो वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज किया, उसने अपना खाना कैसे बनाया? तो डिजर्ट्स में आपको लर्न करना है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूजुअली किससे होता है? उनके स्टेम से होता है। किससे होता है? उनके स्टेम से होता है। और डिजर्ट्स प्लांट जो होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो थिक वैक्सी लेयर से कवर होते हैं। दीपावली आने वाली है, आपने मोमबत्ती देखी होगी, मोमबत्ती को टच करने पर जैसा लगता है, या एलोवेरा आपने देखा हो उसका सरफेस जैसा रहता है, ठीक वैसे ही कैक्टस प्लांट का थिक वैक्सी सरफेस होता है, जिससे
अंदर का वाटर बाहर ना आने पाए, कैक्टस टिश्यू से अंदर का जो वाटर है वो बाहर ना आने पाए। याद रखना लास्ट पॉइंट की डिजर्ट्स जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी रूट जो होती हैं वो सॉइल में डीपली अंदर जाती हैं। क्यों जाती हैं? क्योंकि डिजर्ट एरिया में पानी की कमी है, वाटर लैक वैसे है, वाटर की डेफिशिएंसी वैसे है, तो रूट जितना अंदर जाएंगे उनको पानी मिलने का जो चांस है उतना ज़्यादा होगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के सर्चिंग में वो उनकी रूट्स जो है मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो। बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।